देखिए आपका सीआरपीसी की धारा 156 का क्लाज 3 चलना है। आपका एक दो लोगों का क्वेश्चन भी आया है, वो भी बता दिया जाए। सर्वप्रथम याद रखिए, अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेबल ऑफेंस में यानी कि संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन का आदेश देता है तो वह आदेश 156 के क्लाज 3 के तहत देता है। और अगर मजिस्ट्रेट असंज्ञेय अपराध में या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन का आदेश देता है तो वह आदेश सेक्शन 155 के क्लाज 2 के तहत दिया जाता है। यानी कि आपका अंतर भी याद रखिए, संज्ञेय अपराध में अन्वेषण का आदेश 156 के क्लाज 3 के तहत, और यहीं घुमाकर पूछ दे कि असंज्ञेय अपराध में तो 155 के क्लाज 2 के तहत दिया जाता है। 156 का क्लाज 3 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में एक नया केस भी आया है, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का। देखिए इसमें पहले बैरक देखा जाए, क्या कहा गया है। धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के यानी कि 156 के खंड 3 के पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश दे सकता है। यानी कि संज्ञेय मामलों में अन्वेषण का आदेश 156 के क्लास 3 के तहत दिया जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। और कौन मजिस्ट्रेट दे सकता है? जो सेक्शन 190 के तहत अपराधों का कॉग्निजेंस या संज्ञान लेने के लिए अथराइज हो। मजिस्ट्रेट के समक्ष 156(3) के लिए एक एप्लीकेशन दिया जाता है, आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है और मजिस्ट्रेट से मांग की जाती है कि मजिस्ट्रेट एफआईआर का आदेश दे। जैसे ही मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, पुलिस बाध्य है कि मजिस्ट्रेट के आदेश को हूबहू एफआईआर के रूप में दर्ज करे। यदि पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश को एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं करती तो ये कोर्ट की अवमानना होगी, कंटेम्प्ट होगा और मजिस्ट्रेट ऐसे पुलिस अधिकारी को आदेश पालन न करने पर अवमानना के लिए, कंटेम्प्ट के लिए दंडित कर सकता है। ये भी याद रखना है। अब होता क्या था कि लोग मिथ्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे देते थे और मजिस्ट्रेट आदेश देता था या नहीं देता था, तो यानी कि इस खंड का मिसयूज ज़्यादा होने लगा। तो मिसयूज होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल की और 2015 में एक केस आया, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। केस याद रखिएगा, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस आया 2015 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत गाइडलाइंस 156 के क्लाज 3 को लेकर दी। और वह गाइडलाइंस क्या थी, वह मुख्य बात उसकी हम बता रहे हैं। जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष 156(3) के तहत एप्लीकेशन दिया जाएगा तो एप्लीकेशन देने वाला एक सादे कागज पर आपका शपथ पत्र लगाएगा और शपथ पत्र में ये कहेगा कि जो हमने बातें एप्लीकेशन में कही हैं वह सत्य है।
तत्पश्चात मजिस्ट्रेट इस एप्लीकेशन की जांच करेंगे और अगर बाद में ये पाया जाता है कि ये एप्लीकेशन झूठा था, फॉल्स था, मिथ्या था, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकते हैं। शपथ पर मिथ्या बयान देने के लिए मुकदमा ऐसे आवेदनकर्ता पर चलाया जा सकता है। ये बात स्पष्ट रूप से प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के वाद में 2015 में उच्चतम न्यायालय ने बताई। अब आइए अगला जो मेंस का भी क्वेश्चन बनता है, प्री का भी क्वेश्चन बनता है और मेंस में कुछ समस्यात्मक क्वेश्चन भी बने हैं। आपका देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर यानी कि तफ्तीश या विवेचना की प्रक्रिया क्या होगी, तो आपका जवाब रहेगा, उत्तर कैसे लिखेंगे। अन्वेषण की प्रक्रिया का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 157, 158 और 159 में दिया गया है। यानी कि 3 सेक्शनों में अर्थात 3 धाराओं में अन्वेषण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वह 3 धाराएं हैं आपका 157, 158 और 159। आपका पुलिस सामान्यतः इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आपका कुछ ऐसी भी दशाएं हैं जहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से डिनाई कर सकती हैं, इनकार कर सकती हैं। तो पहले तीनों धाराओं का एक एक लाइन बता दिया जाए। 157 के तहत पुलिस द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट या तांत्रिक रिपोर्ट या मामले की रिपोर्ट या घटना की रिपोर्ट भेजी जाती हैं। ये यूपी में प्री में भी आ चुका है कई बार कि प्रारंभिक रिपोर्ट या प्राइमरी रिपोर्ट या तांत्रिक रिपोर्ट या घटना की रिपोर्ट या मामले की रिपोर्ट पुलिस द्वारा किस सेक्शन के तहत भेजा जाता है, तो आपका जवाब रहेगा 157। फिर रिपोर्ट किस ढंग से भेजी जाएगी, यानी कि रिपोर्ट भेजने का जो मेथड दिया गया है, जो तरीका दिया गया है, वह 158 में दिया गया है। और जब रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाती हैं, तो मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार होगा, क्या शक्ति होगी, मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, इसका उल्लेख जो किया गया है सेक्शन 159 में। तो आइए प्रक्रिया एक एक करके हम शुरू करते हैं और आपका शब्दशः चलते हैं। 157 तांत्रिक रिपोर्ट या घटना की रिपोर्ट या प्रारंभिक रिपोर्ट। एक एक करके अच्छे से इसको भी देखना है, मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। जो ये चैप्टर चल रहा है, इधर से मेंस और प्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आइए 157 का क्लास 1 देखा जाए, पहले हेडिंग देख लिया जाए। अन्वेषण के लिए प्रक्रिया, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रक्रिया। देखिए पहला क्लास, यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को इत्तिला प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है। इसका मतलब ये हुआ इतने शब्दों का कि
थाने के भारसाधक अधिकारी को या तो सूचना पर किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना पर या अन्य किसी प्रकार से यह संदेह का यानी कि युक्त या उचित संदेह का कारण है कि ऐसा काग्निजेबल ऑफेंस किया गया है, ऐसा संज्ञेय अपराध किया गया है जिसका इन्वेस्टिगेशन धारा 156 के तहत करने के लिए वह अथराइज है, सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त हैं। तो ऐसी दशा में जो मजिस्ट्रेट उस अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर काग्निजेंस लेने के लिए सशक्त हैं, उस मजिस्ट्रेट को तत्काल ऐसी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसीलिए चूँकि यानी कि कुल मिलाकर एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट को एफआईआर की कॉपी और अन्य दस्तावेज भेजे और ये बताया कि वह इन्वेस्टिगेशन करेगी कि नहीं करेगी, यानी कि यह पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट अन्वेषण के पश्चात 173(2) के तहत भेजी जाती हैं। यह घटना की रिपोर्ट होती हैं, इसीलिए पूछा भी गया है, इसका नाम याद रखिएगा, तात्कालिक रिपोर्ट या घटना के बाद की तुरंत रिपोर्ट या तांत्रिक रिपोर्ट पूछे, प्रारंभिक रिपोर्ट पूछे, मामले की तत्काल रिपोर्ट पूछे तो 157 के तहत क्लाज 1 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा उस मजिस्ट्रेट को भेजी जाती हैं जो उस अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त हैं। अगला देखिए, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, यानी कि कैसे घटना घटी, किस कंडीशन में घटी इत्यादि, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसे पंक्ति से निम्नतम पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा कह सकते हैं कि सशक्त की हो। इसका मतलब ये हुआ आपका कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी तथ्यों और परिस्थितियों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या तो स्वयं घटना स्थल पर जा सकता है या स्वयं न जाकर अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को घटना स्थल पर भेज सकता है। लेकिन जिस अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को घटना स्थल पर भेजा जाएगा वह उस रैंक के नीचे का नहीं होगा जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित किया है। ये फिर आपका परंतुक है, प्रोविजो देखा जाए, प्रोविजो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका 2 परंतुक दिया गया है, दोनों परंतुक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। देखिए प्रोविजो, जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तिला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है
और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। इसका मतलब ये हुआ पहले परंतु का कि अगर नाम से मामला दर्ज कराया गया है, मामला साधारण लगता है, तो ऐसी दशा में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी घटना स्थल पर स्वयं भी जाने से इनकार कर सकता है या अपने किसी अधीनस्थ को भेजने से इनकार कर सकता है। यानी कि आपका रिपोर्ट जो दर्ज कराई गई है वह नाम से कराई गई है, अज्ञात नहीं, और पुलिस अधिकारी की राय में मामला गंभीर नहीं है, तो वह घटना स्थल पर स्वयं जाने से इनकार कर सकता है या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को भेजने से इनकार कर सकता है। और अगर वह इनकार करता है तो ऐसी दशा में इसकी सूचना केवल और केवल किसको देगा? वह मजिस्ट्रेट को। यहाँ भी सतर्क रहना है कि अगर वह घटना स्थल पर नहीं जाता, न अपने अधीनस्थों को ऐसी दशा में भेजता है, तो इसे सूचित उसे करना पड़ेगा। तो वह किसको इसकी सूचना देगा? तो मजिस्ट्रेट को। दूसरा परंतु यदि अति महत्वपूर्ण है, यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त बेस नहीं है, पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा। यानी कि पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर सकती है, इनकार कर सकता है अगर पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का पर्याप्त आधार या बेस नहीं है। तो पर्याप्त आधार कब नहीं होता? दो तीन उदाहरणों से समझना है। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि ये मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन वास्तव में ये मामला तो असंज्ञेय था, ये पहला यानी कि नॉन कॉग्निजेबल था। दूसरा, आपका एफआईआर तो दर्ज कर ली गई लेकिन कोई अपराध ही नहीं बनता, यानी कि एफआईआर में जो बातें बताई गई हैं अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो किसी भी सेक्शन में सेट नहीं होता, यानी कि किसी ऑफेंस का सृजन ही नहीं होता। या ये भी कह सकता है पुलिस अधिकारी को लगता है कि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई लेकिन ये फॉल्स एफआईआर निकली, झूठी एफआईआर निकली, तब भी वह अन्वेषण से इनकार कर सकता है। या पुलिस को लगता है कि ये मामला क्रिमिनल न होकर सिविल मामला है, तो ऐसी दशा में वह इन्वेस्टिगेशन से इनकार कर सकता है। यानी कि पुलिस को ये लग जाए कि ये जो मैटर है यह क्रिमिनल नहीं, ये तो सिविल है, और गलती से या इसे ज़बरदस्ती क्रिमिनल बनाकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अगर पुलिस सतर्क रहना है, यदि पुलिस इस आधार पर इन्वेस्टिगेशन से डिनाई करती है, इनकार करती है, तो इसकी सूचना पुलिस को देनी पड़ेगी और दो लोगों को सूचना देनी पड़ेगी, एक मजिस्ट्रेट को और दूसरा सूचनादाता को। सूचनादाता का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसको भी पुलिस सूचित करेगी, और दूसरा
मजिस्ट्रेट को भी पुलिस सूचित करेगी कि वह इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पर्याप्त आधार इन्वेस्टिगेशन का नहीं है। तत्पश्चात जो दूसरा प्रोविजो है आपका 2008 में जोड़ा गया, और इस प्रोविजो को देखिए क्या कहता है। परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, यानी कि रेप के संबंध में पीड़ित का कथन पीड़ित के निवास या उसकी आपका पीड़ित के निवास या उसकी इच्छा के स्थान पर यथासाध्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नज़दीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। यानी कि अगर दुराचार की शिकार महिला है, उसका बयान दर्ज करना है, तो ऐसी दशा में उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा और ऐसे पीड़िता के निवास स्थान पर जाकर या उसकी इच्छा के स्थान पर जाके दर्ज किया जाएगा और उसके गार्जियन या नातेदार या उस एरिया के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में ही ऐसा बयान दर्ज किया जाएगा। क्लास 2 देखिए, क्लास 2 मैं बता चुका हूँ आपका परंतुक से रिलेटेड है। आपका फिर एक बार देखिए, अगर पुलिस अधिकारी पहले परंतुक के क्लास ए और क्लास बी के तहत इन्वेस्टिगेशन से इनकार करती हैं तो इसकी रिपोर्ट वह मजिस्ट्रेट को देगी। यानी कि मजिस्ट्रेट को दोनों दशाओं में इस बात को बताया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट देगी कि हम न तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और न ही अपने अधीनस्थ से कराएंगे। लेकिन जब पर्याप्त आधार न हो, यानी कि पहले परंतु के क्लास बी में मामला आ जाए, तो पुलिस इस बात की सूचना अब केवल मजिस्ट्रेट को ही न देकर सूचनादाता को, यानी कि उस व्यक्ति को भी देगी जो एफआईआर दर्ज कराया था। ये सूचना देगी कि पर्याप्त आधार नहीं है, अतः न तो मैं अन्वेषण करूंगी न कराऊंगा। ये पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी इस बात की सूचना आपका मजिस्ट्रेट और सूचनादाता दोनों को देगा। सतर्क रहना। क्लास 2 159 58 आ जाइए। 158 में है कि रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, यानी कि धारा 158 157 की पूरक धारा है। यानी कि पूरक धारा का मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन आपका 158 बना है, ये केवल बताता है कि जो 157 के तहत तात्कालिक रिपोर्ट या प्रारंभिक रिपोर्ट या शुरुआती दौर की रिपोर्ट पुलिस द्वारा भेजी जाएगी, वह रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी और किस पुलिस अधिकारी द्वारा कोर्ट में भेजी जाएगी। तो देखिए, एक लाइन 2 लाइन का है। रिपोर्ट कैसे दी जाएगी? रिपोर्ट कैसे दी जाएगी का मतलब कि 157 वाली रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। ये यूपी में जे में आपका प्री में आ चुका है कि रिपोर्ट भेजने का ढंग कहाँ दिया गया है, मेथड कहाँ दिया गया है, तो प्री के लिए भी तैयार रखना है। और वह दिया गया है आपका सेक्शन 158 में। देखिए, धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट
यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे। यानी कि जो 157 की रिपोर्ट भेजी जाएगी तो राज्य सरकार ने अगर कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथराइज किया है तो उसके माध्यम से भेजी जाएगी। दूसरा खंड है कि ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ये आपका क्लास 2 में दिया गया है। अब आइए धारा 159। सेक्शन 159 काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अलग से मेंस में भी आपका क्वेश्चन बना है। आपको बता दिया जाए, यहाँ से जो क्वेश्चन बना है वह अलग से मेंस में भी क्वेश्चन बना है, समस्यात्मक क्वेश्चन बना है। सेक्शन 159 एक क्रम बना लीजिए। आपका क्रम ये बनाना है कि 154 के तहत एफआईआर हुई, 156 के तहत पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया संज्ञेय अपराध में, 157 के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी है, रिपोर्ट में या तो पुलिस ये कह सकती है कि वह अन्वेषण कर रही है, या तो पुलिस ये भेज सकती हैं या अन्वेषण से डिनाई कर सकती हैं, यानी कि इनकार कर सकती हैं। 158 ये केवल बताता है कि 157 की जो तात्कालिक रिपोर्ट है वह किस ढंग से भेजी जाएगी, किसके माध्यम से। और 159 ये बताता है कि जब 157 की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वही बातें देखनी है। देखिए, आपका कंसेप्ट पहले बनाइए। अगर पुलिस 157 के तहत यह लिखकर भेजी है कि वह अन्वेषण कर रही है तो 159 के तहत मजिस्ट्रेट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का कोई शक्ति मजिस्ट्रेट को प्राप्त नहीं है, क्योंकि अभी आपका केस बताया गया किंग इम्परर बनाम ख्वाजा नाजिर अहमद का, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने बता दिया था कि पुलिस का कार्य अलग है, मजिस्ट्रेट का कार्य अलग है, और मजिस्ट्रेट न तो पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करे और न ही पुलिस मजिस्ट्रेट के कार्य में हस्तक्षेप करे। तो इस केस में भी बताया गया कि यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 157 के तहत रिपोर्ट में ये लिखी है तो मजिस्ट्रेट को उस मामले में अन्वेषण रोककर स्वयं जांच करने का की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो आखिर 159 के तहत मजिस्ट्रेट को कब शक्ति प्राप्त होगी, तो तब शक्ति प्राप्त होगी जब 157 के तहत पुलिस ने तात्कालिक रिपोर्ट भेजी है और इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर दिया है। तो आइए देखा जाए, पहले बैरक देखा जाए 159 क्या बताता है। देखिए, ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यानी कि 157 की तात्कालिक रिपोर्ट या तांत्रिक रिपोर्ट या प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर
प्राप्त होने अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है। यानी कि पहली शक्ति है मजिस्ट्रेट को कि वह इन्वेस्टिगेशन के लिए, अन्वेषण के लिए आदेश दे, यानी कि आर्डर दे, पहली शक्ति। दूसरी शक्ति है कि यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्यवाही कर सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट स्वयं जांच करके उस मामले को निपटा सकता है। या तीसरा आपका ये है कि मजिस्ट्रेट चाहें तो अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को, यानी कि सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को उसको सौंप सकता है जांच के लिए, यानी कि नियुक्त कर सकता है। फिर एक बार देखिए, यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट पुलिस ने 157 के तहत भेजी और ये पुलिस ने लिखकर भेजा है कि वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो 159 के तहत मजिस्ट्रेट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर पुलिस ये लिखकर भेजे कि वह न तो अन्वेषण करेगी न कराएगी, तब 159 के तहत मजिस्ट्रेट को तीन शक्ति हैं। पहली शक्ति, मजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। इस आदेश में एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद ये जो एफआईआर की कॉपी इत्यादि बातें मजिस्ट्रेट को भेजी गई हैं और पुलिस एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार करती है, तब 159 के तहत मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश दे सकता है पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, तफ्तीश करिए। मजिस्ट्रेट चाहें तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार करती है तो पुलिस को अन्वेषण का आदेश न दे, स्वयं उस मामले की जांच कर ले, यानी कि स्वयं उस मामले की इंक्वायरी करे और स्वयं मामला हैंडल करे। या मजिस्ट्रेट चाहें तो अपने किसी सबऑर्डिनेट को इसकी जांच सौंप सकता है। अब समस्या ये आई कि अगर पुलिस अन्वेषण कर रही है तो क्या उस इन्वेस्टिगेशन को रोककर और मजिस्ट्रेट स्वयं इंक्वायरी कर सकता है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं कर सकता। अब ये आता है कि क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है, तो आपका जवाब रहेगा कि सामान्यतः अन्वेषण को रोकने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त नहीं है। अन्वेषण रोका जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा, यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 482 के तहत रोका जा सकता है। उच्च न्यायालय अपने इनहेरेंट पावर के तहत, अंतर्निहित शक्ति के तहत ऐसा कर सकता है, या आर्टिकल 226 के तहत रिट अधिकारता का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 के तहत रिट जुरिडिक्शन का यूज करते हुए इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट को अन्वेषण रोकने की शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन ये इंटरव्यू और प्री में भी और मेंस में भी क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसका अपवाद 167 के क्लाज 5 में दिया गया है। यानी कि एक एक्सेप्शन है जहां के मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोकने का आदेश दे सकता है। वहीं वर्तमान में क्वेश्चन आपका बन रहा है, इसको अच्छे से तैयार रखना है। 167 का क्लाज 5, जहां की मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोकने का आदेश दे सकता है,
अच्छे से इसको भी तैयार रखना है मेंस और इंटरव्यू के लिए, प्री के लिए भी। देखिए, यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में, यानी कि मामला समन मैटर हो, समन मामला हो और विचारण के प्रक्रम पर हो। फिर एक बार देखिए, यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने का आदेश करेगा जब तक अन्वेषण करने वाले अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 मास की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है। यानी कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है। कंडीशन पहले समझिए, वह कंडीशन ये है कि मामला समन मामला हो, अभियुक्त गिरफ्तार किया गया हो, और तीसरी कंडीशन है कि इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ में पूरा न हुआ हो, तो मजिस्ट्रेट ऐसे अन्वेषण को रोकने का आदेश देगा। लेकिन यदि पुलिस अधिकारी, यानी कि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करा दे कि विशेष कारणों से, स्पेशल रीजन से और न्याय के हित को देखते हुए, यानी कि आपका जस्टिस के इंटरेस्ट में, न्याय के हित में यह आवश्यक है कि 6 माह से अधिक 6 मास की अवधि के आगे भी अन्वेषण जारी रखा जाए, तो मजिस्ट्रेट अन्वेषण को रोकने से इनकार कर सकता है। लेकिन पुलिस को इसका कारण बताना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। तो ये भी आपका अच्छे से तैयार रखिए। इसके बाद आपका अगला मेंस में क्वेश्चन बनता है कि पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा कैसे की जाती है, और पुलिस जो बयान दर्ज करती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, या पुलिस जो बयान दर्ज करती है उसका एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा, साक्ष्य में महत्व क्या होगा। तो पुलिस द्वारा बयान दर्ज करना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना और उसका एविडेंशियल वैल्यू सेक्शन 160, 161 और 162 में दिया गया है। पुलिस तलब करती है लिखित आदेश जारी करके धारा 160 में, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं, बयान दर्ज करती हैं 161 में, और उस बयान का एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा ये बताया गया है 162 में। तो ये तीनों सेक्शन आपका कल पढ़ाया जाएगा। आपका फिर एक बार बता दिया जाए, क्लास समाप्त हो रहा है, अगला लेक्चर आपका कल चलेगा। धन्यवाद।